Good afternoon, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaivasa. Last class of BCA third semester in paper Operating System and Linux Programming, second video lecture, we had discussed about operation, input-output structure, storage hierarchy topics under computer system structure, and also started operating system structures topic and discussed system components. And now I am going to discuss continued topic operating system structures according to your syllabus, operating system services, system calls, system programs, system structures, system design and implementations, system generation. And this is third lecture of this paper. Okay, first one is operating system services. An operating system provides services to both the users and to the programs. तो देखिए इसमें क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो इसका सबसे पहले जाना है कि इसकी सर्विसेज क्या, ये किस तरह से ये हम लोग को हेल्प करता है। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस जो है यूज़र और प्रोग्राम दोनों के लिए ये यूज़फुल है। देखिए ये सिंपल हमने लिखा है 2 पॉइंट। इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम्स एंड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट। ये प्रोग्राम्स को एक इन्वायरमेंट देता है। क्यों देता है? ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए। एंड नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स यूजर द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन ए कन्वीनियंट मैनर। और यूज़र जो इसको यूज करता है इस प्रोग्राम्स को उसको सर्विस देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो आसानी से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये दो इसका मेनली इसका सर्विसेज है। कुछ इसके और भी कॉमन सर्विसेज जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सेकेंड वन इज़ उसका हमने एक्सप्लेन भी किया है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशन मैंने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोटेक्शन। इसको हमने एक्सप्लेन किया है, आप समझ जाएंगे इजीली। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। Operating systems handle many kinds of activities from user programs to system programs like printer spooler, name server, file server। जो प्रोग्राम्स जो हमारे सिस्टम में होते हैं, जो सिस्टम प्रोग्राम्स जो बोलते हैं हम लोग, तो वो सारे को ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में ये बहुत मदद करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। और ये कई सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसमें सबको इनकैप्सुलेट करता है प्रोसेस के रूप में, ताकि वो प्रोसेस करके वो आगे कंटिन्यू उसको एग्जीक्यूट कर सके। कुछ इसके जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पार्ट है, देखिए हमने उसको नीचे पॉइंट वाइज लिख दिया है। लोड्स ए प्रोग्राम इनटू मेमोरी। इसका काम क्या है? प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है। देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। हैंडल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूशन होगा उसको हैंडलिंग भी करेगा वो। प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस, मतलब तीनों का मैकेनिज्म, एक सिंक्रोनाइज करना हो, कम्युनिकेट करना हो, डेडलॉक हैंडलिंग मतलब हमने पढ़ा था लास्ट, आप लोग देखे होंगे जब कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कई सारे प्रोग्राम यूज़ होता है तो वो सब सारे जो मैकेनिज्म जो होता है इस सारे का सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन, तो वो सारे को ये एक मैकेनिज्म देता है ताकि आसानी से हम लोग उसको हैंडल कर सकें। जितने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट वन इज़ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो भी आईओ डिवाइसेस लगा होता है सिस्टम से हमारा, उसके जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको ये मदद करता है। और ये यूज़र्स नहीं जानता कि इसमें कौन डिवाइसेस का क्या उसका ड्राइवर्स उसमें इंस्टॉल है या नहीं, लेकिन उसको बस हैंडलिंग करने का ऑप्शन देता है और वो उसको हेल्प करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड डिवाइस ड्राइवर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क ही है कि जो यूज़र होता है और डिवाइस ड्राइवर जो इंस्टॉल होते हैं या अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है, ये उसका ड्यूटी है। आईओ ऑपरेशन मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन विथ एनी फाइल और एनी स्पेसिफिक आईओ डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब ये है कि कुछ भी ऑपरेशन उसमें रीड करे या राइट करे और बिना किसी मतलब कि अगर जो स्पेसिफिक नहीं करना पड़े उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस व्हेन रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर मान लीजिए कि उसमें अगर ज़रूरत है डिवाइस में ड्राइवर नहीं है तो वो बताएगा भी कि हाँ ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा और उसको फिर आपको एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन का ये हेल्प भी करता है।
जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विसेज के पार्ट है। नेक्स्ट वन इज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ए फाइल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्लियर है, फाइल क्या है, हमारे जितने इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके एक कलेक्शन होते हैं। कंप्यूटर्स कैन स्टोर फाइल्स ऑन द डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे बहुत सारे जो अगर स्टोरेज करना है हमको, जो सेकेंडरी स्टोरेज को बोलते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म में इसको यूज करना होता है, जैसे मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, तो वो सभी में मदद करता है ये, क्योंकि फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। Each of these media has its own property like speed, capacity, data transfer rate and data access method। तो ये चूँकि कई सारे मीडिया जैसे अलग अलग, हर एक देखिए सीडी का, डीवीडी का, उसका स्पीड भी हम लोग को कई बार उसमें सेट करना पड़ता है। एक्सेसिंग डेटा को एक्सेस करने में उसका जो डेटा एक्सेस का मेथड है, तो ये सारे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हैंडल होता है। ये फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेज। और इस जो कई सारे अगर फाइल सिस्टम को कुछ ढूंढना है, सर्च करना है, तो वहाँ भी ये मदद करता है। दिस डायरेक्टरीज में कंटेन्स फाइल एंड अदर डायरेक्टरीज। और अगर मान लीजिए एक डायरेक्टरी के अंदर कई सारे फाइल है, या एक डायरेक्टरी में फिर कई सारे डायरेक्टरी है, तो कई सारे उसमें फाइल जो होंगे उसको ढूंढने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, देखिए हमने लिखा है फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू फाइल मैनेजमेंट। क्योंकि फाइल मैनेजमेंट में भी कई सारे एक्टिविटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हेल्प करता है। प्रोग्राम नीड्स टू रीड और रीड ए फाइल और राइट ए फाइल। क्लियर है, जब फाइल को रीड या राइट करना होता है तो प्रोग्राम को मदद करता है ये। द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन ऑन फाइल। और ये परमिशन देने का भी काम करता है कि किस फाइल को में राइट करना है या रीड करना है। तो जब तक इसका परमिशन नहीं होगा हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। परमिशन वैरीज फ्रॉम रीड ओनली, रीड राइट डिनाइड। जैसे देखते हैं बहुत सारे, जैसे सीडी हम लोग जब राइट कर लेते हैं तो उसको आप उसमें कुछ फिर से राइट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो इस तरह का सारा परमिशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूज़र टू क्रिएट और डिलीट फाइल। कुछ क्रिएट करना है या डिलीट करना है तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हेल्प करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूज़र टू क्रिएट और डिलीट डायरेक्टरीज। अगर डायरेक्टरी को भी क्रिएट और डिलीट करना हो तो भी ये आपको इंटरफेस देगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू क्रिएट द बैकअप ऑफ फाइल सिस्टम। अगर सपोज दैट उस फाइल सिस्टम को आपको बैकअप मतलब स्टोरेज करके रखना है तो भी यही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका फाइल सिस्टम के बाद कम्युनिकेशन। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच आर कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर दैट डू नॉट शेयर मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेज और ए क्लॉक, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द प्रोसेस। देखिए अगर मान लीजिए कि कई सारे जब प्रोसेसर जब हम लोग शेयरिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए मेमोरी शेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिवाइसेस शेयर नहीं है, तो ये मैनेज करता है कई सारे प्रोसेस को करने में। मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू कम्युनिकेशन लाइन द नेटवर्क। जैसे अगर मान लीजिए कि नेटवर्क में कई सारे सिस्टम्स आपके कनेक्टेड हैं तो वो उस जगह ये कम्युनिकेट करने का वर्क करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स routing and connection strategy and the problems of connection and security. Following are the major activities of an operating system with respect to communication। देखिए कुछ हमने लिखा है, कुछ एक्टिविटीज है जो कम्युनिकेशन के दौरान हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज टू प्रोसेस ऑफन रिक्वायर डेटा टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। मान लीजिए कि उसमें जब एक दो से ज़्यादा प्रोसेस मान लीजिए ट्रांसफ़र करना हो एक से ज़्यादा के बीच में, तो उस जगह ये कम्युनिकेट का काम करता है। बोथ द प्रोसेस कैन बी वन on one computer on different computer but are connected through a computer network। वैसे तो ये प्रोसेस एक से दो कंप्यूटर के बीच होता है, लेकिन कई टाइम ये कंप्यूटर नेटवर्क में भी कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन में भी इम्प्लीमेंटेड बाय टू मेथड्स, आइदर बाय शेयर्ड मेमोरी और बाय मैसेज पासिंग। ये भी देखिए कम्युनिकेशन का भी दो मेथड में इम्प्लीमेंट करता है ये। एक तो शेयर्ड मेमोरी को शेयर करेगा, या मैसेज पासिंग मतलब मैसेज को पास करते चलेगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है एरर हैंडलिंग। ओएस का ये भी सर्विसेज है। एरर्स कैन ऑकर एनी टाइम एंड एनीवेयर, मतलब क्लियर है, एरर्स कभी भी आ सकता है, किसी से वक्त आ सकता है। एन एरर में ऑकर इन सीपीयू, इन आईओ डिवाइसेज और इन द मेमोरी हार्डवेयर। और एरर जो आएगा कहाँ हो सकता है, सीपीयू में हो सकता है, या आईओ डिवाइसेज में हो सकता है, या मेमोरी का हार्डवेयर भी हो सकता है। कुछ देखिए हमने लिखा है फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एरर हैंडलिंग। अब एरर अगर आता है तो उसको कैसे हैंडल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। द ओएस कंस्टेंटली चेक्स फॉर पॉसिबल एरर। जो भी एरर पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, वो उसको हमेशा वो चेक करते रहेगा, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहेगा। द ओएस टेक्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। और ओएस का ड्यूटी है कि वो उसको करेक्ट करे, इंश्योर करे
और फिर से कंप्यूटिंग करके उसको कंटिन्यू उसको करते रहें। तो ये भी इसका सर्विस का पार्ट था। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए, इन केस ऑफ मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज सच एज मेन मेमोरी, CPU साइकिल्स एंड फाइल स्टोरेज आर टू बी एलोकेटेड टू ईच यूजर और जॉब। अब देखिए, रिसोर्सेज जो हमारे कई सारे एक साथ इन्वायरमेंट के थ्रू कई सारे यूज़र वर्क कर रहे हैं, कई सारे मेमोरी उसमें अगर हमने रिसोर्सेज के रूप में लिया है, कई सारे फाइल्स को हमने अलग अलग स्टोरेज के अलग अलग जॉब हमने दिया है, तो ये सारे को मैनेज करने का रिसोर्स को जो हमारा रिसोर्सेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज करने का काम करता है। दो वर्क इसका इंपॉर्टेंट है। द OS मैनेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर। शेड्यूल के थ्रू जैसे जैसे उसको जॉब दिया गया है वैसे वैसे उसको रिसोर्सेज को वो हैंडल करता है। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर यूज फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। और जो प्रोसेसर होता है उसमें जब कई सारे जॉब जब हम लोग एक साथ उसको देते हैं तो उसको वो एक शेड्यूलिंग के रूप में एल्गोरिथम के मतलब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो उसको शेड्यूल के रूप में उसको यूटिलाइज करने का काम करता है। तो ये रिसोर्स को मैनेज करने का काम सर्विसेज का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। Considering a computer system having multiple users and concurrent execution of multiple processes, the various processes must be protected from each other's activity. देखिए, अब सिंपल है, जब सिस्टम में कई सारे यूजर्स होते हैं, कई सारे प्रोसेस उसमें होते हैं, कई सारे, तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो प्रोटेक्शन का भी काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। देखते हैं बराबर हम लोग प्रोटेक्शन के लिए राइट साइड में जो आपका मैसेज शो करते रहता है ये एक मैकेनिज्म है और वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे कई सारे प्रोग्राम को मान लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं कोई और एक्सेस ना कर पाए, तो ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। देखिए, ये इसका कुछ एक्टिविटीज़ है, हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये ड्यूटी है कि जो भी एक्सेसिंग हो सिस्टम रिसोर्सेज को वो कंट्रोल्ड, मतलब वो उसको हैंडल कर सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस अटैम्प्ट। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर अलग से हम कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेज उसमें लगाया गया, कनेक्ट किया गया, तो दूसरा मतलब कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए और कोई तरह से उसको प्रॉब्लम ना कर सके, तो ये भी इंश्योर करना काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फीचर्स फॉर ईच यूजर बाई मीन्स ऑफ पासवर्ड। क्लियर है, क्योंकि कोई और इसको यूज नहीं कर, जो ऑथेंटिक पर्सन है वही इसको यूज करे, तो वो एक पासवर्ड के रूप में उसको एक सर्विस देता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्यूटी है। तो ये सारे जो आपका पार्ट था जो हमने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का पार्ट था सारा। अब देखिए, इसके बाद जो आपके टॉपिक में है सिस्टम कॉल्स। ठीक है, व्हाट इज सिस्टम कॉल्स? द इंटरफेस बिटवीन ए प्रोसेस एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल। क्लियर है कि जो प्रोसेस होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे मैनेज कर रहा है वो, और जो प्रोसेस हो रहा है, तो इस दोनों के बीच में जो इंटरफेस होगा दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल्स। एक इन जनरल इसको सिंपल और समझ लीजिए, सिस्टम कॉल्स आर अवेलेबल एज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। और एक्चुअली सिस्टम कॉल जो होगा वो अवेलेबल होता है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में होता है जनरली। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मैनुअल्स यूज बाई असेंबली लेवल प्रोग्रामर। और जो असेंबली लेवल का जो प्रोग्रामर होते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके जो कोडिंग करके जो लिखते हैं, वो सब उसके थ्रू उसमें स्टोर करके रखा रहता है। सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली मेड व्हेन ए प्रोसेस इन यूजर मोड रिक्वायर एक्सेस टू ए रिसोर्स, देन इट रिक्वेस्ट द कर्नल टू प्रोवाइड द रिसोर्स वाया सिस्टम कॉल। जब मान लीजिए कि जब भी रिसोर्स के रूप में, जब प्रोसेस के रूप में एक्सेस करना होता है, तो सिस्टम कॉल के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। अब देखिए उसमें कैसे ये हैंडल करता है, किस सिचुएशन में ये हैंडल करता है सिस्टम कॉल। इफ़ ए फाइल सिस्टम रिक्वायर द क्रिएशन और डिलीशन ऑफ फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम फाइल्स ऑल्सो रिक्वायर ए सिस्टम कॉल। मान लीजिए कि कुछ अगर क्रिएशन करना है, फाइल को डिलीट करना है सिस्टम के जो फाइल सिस्टम को, तो उस वक्त ये सिस्टम कॉल को रिक्वायरमेंट का उसमें रिक्वायरमेंट होता है। क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस, अगर मान लो नया प्रोसेस क्रिएट करना है, उस वक्त मैनेज करना है, तो उसमें सिस्टम कॉल का जरूरत होगा। नेटवर्क कनेक्शंस ऑल्सो रिक्वायर्ड सिस्टम कॉल, जब भी नेटवर्क कनेक्शन अगर कनेक्ट करना हो तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए कि कुछ पैकेट्स, अगर दिस इंक्लूड सेंडिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स, पैकेट के रूप में डेटा को सेंड करना है, उस वक्त सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ेगा। एंड एक्सेस टू ए हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, जैसे मान लीजिए अगर प्रिंटर कनेक्ट करना है, स्कैनर कनेक्ट करना है, उस वक्त भी सिस्टम कॉल का एक्सेस करना पड़ता है। तो ये सिस्टम कॉल का सारा एक उसका यूजेस था। अब देखिए सिस्टम कॉल का हमने बांटा है 5 टाइप्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन क्या है आपका, देखिए प्रोसेस कंट्रोल। दिस सिस्टम कॉल डील विथ प्रोसेस सच एज प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन,
तो सिस्टम कॉल का पहला ड्यूटी क्या है, ये प्रोसेस को क्रिएट करता है और प्रोसेस को टर्मिनेट भी कर सकता है। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। दिस सिस्टम कॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनिपुलेशन सच एज क्रिएशन ए फाइल, रीडिंग ए फाइल, राइटिंग टू ए फाइल। क्लियर है। अगर ये सिस्टम कॉल का यूज क्या है, क्या करता है, ये फाइल को मैनिपुलेट करने का, जैसे अगर फाइल क्रिएट करना है, रीड करना है, राइट करना है, उसमें ये सिस्टम कॉल आपको हेल्प करता है। देन डिवाइस मैनेजमेंट। दीज सिस्टम कॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस मैनिपुलेशन। जैसे अगर रीड करना है, मान लीजिए कि डिवाइस बफर में अगर उसको स्टोर करना है, तो कई सारे डिवाइस में वहाँ पर जाकर स्टोर करना है, तो उसमें सिस्टम कॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। दीज सिस्टम कॉल्स हैंडल इंफॉर्मेशन एंड इट ट्रांसफर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूजर प्रोग्राम दोनों के बीच का जब ये ट्रांसफर, मान लेके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, उस वक्त ये सिस्टम कॉल आपको हेल्प करता है। कम्युनिकेशन। दिस सिस्टम कॉल आर यूजफुल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जब एक के अंदर कई सारे कम्युनिकेशन का काम करते हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी। उस वक्त सिस्टम कॉल का काफ़ी ये हेल्प करता है। दे ऑल्सो डील विथ क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग ए कम्युनिकेशन कनेक्शन। और इसका ये भी यूज है, अगर कम्युनिकेशन को क्रिएट करना है कनेक्शन उस वक्त, या डिलीट करना है उस वक्त भी ये आपको सिस्टम कॉल हेल्प करता है। तो ये सारे सिस्टम कॉल्स का पार्ट था जो इसके द्वारा जो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप एंड एग्जीक्यूटेड। क्लियर है। सिस्टम प्रोग्राम्स है क्या, एक इन्वायरमेंट है ये, जहाँ प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है और इसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। इन द simplest सेंस सिस्टम प्रोग्राम्स ऑल्सो प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड सिस्टम कॉल। अभी देखिए इसके हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सिस्टम कॉल्स। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर से डिफाइन किया गया है, इसको बताया गया है कि सिस्टम प्रोग्राम का यूज़ क्या है, यूज़र इंटरफेस और सिस्टम कॉल के बीच का ब्रिज का काम भी करता है। इन रियलिटी दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है समझना। जैसे कंपाइलर, देखिए कंपाइलर क्लियर एग्जाम्पल है। कंपाइलर इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रोग्राम। वो सिस्टम प्रोग्राम है क्योंकि कंपाइलर हम लोग क्रिएट नहीं करते। जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब इंस्टॉल करते हैं तो वो खुद कंपाइलर इंस्टॉल होता है और सिस्टम प्रोग्राम वो कहलाता है। सिस्टम प्रोग्राम पर्पस, एक्चुअली उसका पर्पस है क्या ये जानना है। द सिस्टम प्रोग्राम सर्व्स एज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है ये। इट ट्रेडिशनली लाइज बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड द सिस्टम कॉल। और ये यूजर इंटरफेस और सिस्टम कॉल के बीच का रोल का इसका निभाता है ये। द यूजर व्यू ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली डिफाइंड बाई सिस्टम प्रोग्राम एंड नॉट सिस्टम कॉल, बिकॉज दैट इज व्हाट दे इंटरेक्ट विथ एंड सिस्टम प्रोग्राम्स आर क्लोजर टू द यूजर इंटरफेस। एक्चुअली इसका जो सिस्टम प्रोग्राम मतलब सिस्टम कॉल उसको नहीं एक्चुअली उसको यूज करता है, ये सिस्टम प्रोग्राम ही उसको इंटरेक्ट करता है, जो प्रोग्राम जो भी यूजर इंटरफेस होता है। अब देखिए हमने नेक्स्ट लिखा है आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम को कितने भागों में बांटा गया है, 7 पार्ट्स में उसको बांटा गया है। फर्स्ट वन इज स्टेटस इन्फॉर्मेशन। सिस्टम प्रोग्राम का सबसे पहला काम है स्टेटस इन्फॉर्मेशन देता है वो। द स्टेटस इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा ऑन द करेंट और पास्ट सिस्टम द सिस्टम। जैसे देखिए सिस्टम का डेट आता है, टाइम देखिए अपने आप वो हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, डेट टाइम अपने आप वो अपडेट कर देता है, या डिस्क स्पेस, या कौन लॉग्ड, अगर मान लीजिए कई सारे यूज़र अगर लॉग्ड किया है तो वो सारा देखिए मैसेज जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो ये सिस्टम प्रोग्राम का काम है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशंस। दी सिस्टम प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर सिस्टम कम्युनिकेशन सच एज वेब ब्राउजर। जैसे वेब ब्राउजर के थ्रू कई सारे साइट्स के जो हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं या नेटवर्क के थ्रू मान लीजिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस जगह ये सिस्टम प्रोग्रामर का काम है कि वो आपस का ये कम्युनिकेट करने का उसका ड्यूटी है। थर्ड वन इज फाइल मैनिपुलेशन। क्लियर है, जब भी अगर मान लीजिए कोई फाइल में यूज है, जैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, तो ये सारे जब भी जब सिस्टम प्रोग्राम में करना होगा उस वक्त ये सिस्टम प्रोग्राम का काम है, ये सबको हैंडल करता है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। सिस्टम प्रोग्राम दैट डील विथ प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन मेक श्योर दैट प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड करेक्टली। जब भी कोई प्रोग्राम को जब मेमोरी में या एग्जीक्यूशन करते हैं, जब हम लोग लोड करते हैं या एग्जीक्यूट कराते हैं, उसमें ये सिस्टम प्रोग्राम का रोल होता है कि वो उसको डील करे और उसको श्योर करे कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन इज फाइल मॉडिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए सिस्टम प्रोग्राम में दैट आर यूज फॉर फाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली चेंज द डेटा इन द फाइल। मान लीजिए अगर कुछ फाइल में आपको डेटा चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो उस वक्त आपको सिस्टम प्रोग्राम हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वन इज
application programs. Application programs can perform a wide range of services as per the needs of the user. जिसको यूज़र के का बहुत सारे नीड्स होते हैं जो उसको सर्विसेज के रूप में एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज करता है। जैसे आपका MS वर्ड है, एक्सेल सीट है, गेम्स है, कई सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो सब भी आपको ये जो है आपका सिस्टम प्रोग्राम का रोल होता है। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। These system programs provide additional support feature for different programming language। और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स में, तो उसमें ये सिस्टम प्रोग्राम का काफ़ी उसमें उसका सपोर्ट होता है। जैसे कंपाइलर जैसे होता है, डिबगर देखिए हम लोग जब भी आप C या C++ जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये हमेशा सिस्टम प्रोग्राम का यूज करते हैं। उस वक्त ये आसानी से इसको एरर फ्री करता है और प्रोग्राम को कंपाइल करने में मदद करता है। तो ये सारे जो टाइप्स थे सिस्टम प्रोग्राम्स के उसके पार्ट था ये। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम स्ट्रक्चर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंस्ट्रक्ट दैट अलाउज द यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम हार्डवेयर सिंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सच ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए सिस्टम स्ट्रक्चर एक हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक कैसे इंटरेक्ट करेगा जो हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में देता है। An easy way to do this is to create the operating system in parts. Each of these parts should be well defined with clear input, output and function। मतलब जो भी इसके थ्रू इनपुट्स होंगे, आउटपुट्स होंगे और फंक्शंस होंगे, इस सबको ये एक मदद करता है। सिंपल हमने देखिए स्ट्रक्चर रूप में दिखाया है। देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैव ए रेदर सिंपल स्ट्रक्चर। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज करते हैं और सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए MS-DOS जो आप अभी तक आप लोगों ने यूज किया है। चूँकि पहले ये नहीं जाना गया कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, हालांकि इससे भी बढ़िया कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट MS-DOS देखिए बहुत पुराना कई सालों से ये चला है और आज तक ये हम लोग उसको यूज करते हैं। दैट वुड लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशन। और ये कई सारे कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता है और कई सारे एप्लीकेशन को भी ये हैंडल करता है। The modular structure would also allow the programmer to hide information as required at the implement internal routines as they see fit with changing their outer specification। मतलब इसके मदद से आज भी प्रोग्रामर कई सारे इन्फॉर्मेशन को छिपा कर रखता है जब ज़रूरत के हिसाब से, और ज़रूरत पड़ा तब इम्प्लीमेंट करता है। मतलब यूज़र उसको नहीं जान पाता है उसके स्पेसिफिकेशंस को। ठीक है, तो ये पार्ट था आपका सिस्टम स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। An operating system is a construct that allows the user application programs to interact with the system hardware। क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है कि यूजर एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको सिस्टम हार्डवेयर के साथ उसको इंटरेक्ट करें। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इटसेल्फ डज नॉट प्रोवाइड एनी फंक्शन। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से कुछ नहीं करता है, बट वो करता क्या है फिर, इट प्रोवाइड्स एन एटमोसफियर इन विच डिफरेंट एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स कैन डू यूजफुल वर्क। वो क्या करता है, एक एटमॉस्फेयर देता है, एक एनवायरनमेंट देता है जिसमें के थ्रू कई सारे एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ यूज आराम से वर्क कर सकते हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन ऑकर वाइल डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें अब देखिए जब डिजाइनिंग चूँकि सिस्टम डिजाइनिंग और जब इम्प्लीमेंट करने ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं चूँकि उसी के थ्रू सारा हैंडलिंग होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन गोल्स। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने का क्या आखिर गोल क्या है, क्या उसका पर्पस है। It is quite complicated to define all the goals and specification of the operating system while designing it। ये सब ध्यान में रखा जाता है जब इसको स्पेसिफिकेशन चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते वक्त। द डिजाइन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखिए बैच सिस्टम अगर हुआ, शेयर्ड सिस्टम हुआ, सिंगल यूजर सिस्टम, तो अलग अलग सिस्टम के थ्रू इसको डिजाइनिंग करना पड़ता है। कई बार चूँकि मल्टी यूजर सिस्टम के थ्रू भी यूज करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू यूज करना होता है, तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइनिंग किया जाता है। तो इसके जनरली हमने यहाँ पर लिखा है 2 टाइप्स ऑफ गोल। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते वक्त ये 2 गोल को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट वन इज यूजर गोल। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट, इजी टू यूज, रिलायबल, सेफ एंड फास्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर्स। क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए यूजर, चूँकि देखिए यूजर को ध्यान में रख के इसको डिजाइनिंग करना होता है क्योंकि आसानी से इसको यूज कर सके, सेफ हो और फास्ट हो यूजर के हिसाब से। हाउएवर दीज स्पेसिफिकेशंस आर नॉट वेरी यूजफुल एज देयर इज नॉट सेट मेथड टू अचीव दिस गोल। हालांकि ये बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है इस गोल के थ्रू, चूँकि यूजर तो काफ़ी उसका रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सिस्टम गोल्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इजी टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखना होता है कि डिजाइनिंग आसानी से हो, उसको इम्प्लीमेंट आसानी से किया जाए और मेंटेन भी आसानी से हो सके। These are specifications required by those who create
मेंटेन एंड ऑपरेट द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये भी ध्यान देना होता है जो क्रिएट कर रहा है या मेंटेन करता है या ऑपरेट करता है वो आसानी से कर पाए। तो ये दो गोल इसका जो था ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक हमने डिजाइनिंग किया, लेकिन डिजाइनिंग करना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराएं, कैसे उसको यूज कराएं। द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट इज डिजाइन। क्लियर है, डिजाइन के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आएगा। अर्लियर दे वर रिटन ए असेंबली लैंग्वेज बट नाउ हायर लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड। पहले जो होता क्या था, पहले जब जो असेंबली लैंग्वेज जो लिखते थे प्रोग्रामर, तो पहले उसमें असेंबली लैंग्वेज के में लिखा जाता था इसको ऑपरेटिंग सिस्टम, बट डिजाइनिंग होता था। बट अब जो है हायर लेवल लैंग्वेज के थ्रू यूज हो रहा है। अब हमने देखिए यहाँ चूँकि हायर लेवल लैंग्वेज क्यों यूज हो रहा है, तो उसका हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के यहाँ शो किया है। देयर आर मल्टीपल एडवांटेज टू इम्प्लीमेंटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग हायर लेवल लैंग्वेजेस। बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे द कोड इज रिटन मोर फास्ट, कोड को लिखना फास्ट हो गया है। इट इज़ कम्पैक्ट एंड ऑल्सो ईयर टू डिबग। ये कम्पैक्ट होता है, एक साथ बहुत सारा मिक्स होता है, लेकिन डिबग करना आसान होता है और अंडरस्टैंड समझना भी आसान होता है। ऑल्सो द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इजीली मूव फ्रॉम वन हार्डवेयर टू अनदर इफ़ इट इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में ये लिखा गया है तो आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम को एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सब इसका एडवांटेज था। कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, ऑब्वियसली होगा। यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम लीड्स टू ए लॉस इन स्पीड एंड इंक्रीज इन स्टोरेज रिक्वायरमेंट। काफ़ी स्टोरेज इसको चाहिए, तो स्वाभाविक है कि वो काफ़ी स्टोरेज रिक्वायरमेंट इसको चाहिए और इंक्रीमेंट होगा। और चूँकि स्पीड जब ज़्यादा स्टोरेज होगा तो इसका स्पीड भी लॉस होगा थोड़ा। हाउएवर इन मॉडर्न सिस्टम ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड इज नीडेड फॉर हाई परफॉर्मेंस सच एज द CPU शेड्यूलर एंड मेमोरी मैनेजर। आज का जो सिस्टम है उसमें CPU शेड्यूलर में चूँकि ये सब जरूरत पड़ता है, मेमोरी मैनेजर की जरूरत पड़ता है। हाँ ठीक है, आजकल काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जा रहा है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के से ज़्यादा एडवांटेज इसको मिल रहा है। हालांकि कुछ है कि ताकि ये फिक्स नहीं है कि इसी में असेंबली लैंग्वेज में ना लिख के हायर लेवल लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स। क्लियर, सभी लोग जान रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। सो देयर इवोल्यूशन थ्रू द ईयर्स कैन बी मैप्ड यूजिंग जनरेशन एंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको एक जनरेशन के रूप में हम लोग यहाँ देखते हैं। इसको 4 जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में बांटा गया, 4 पार्ट में बांटा गया है। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो आपका है पार्ट है आपका द फर्स्ट जनरेशन, जो 1945 से इसको हम लोगों ने लिया है 55 तक, 10 ईयर्स का। उस वक्त वैक्यूम ट्यूब एंड प्लग बोर्ड्स का यूज हुआ था। डिजिटल कंप्यूटर वेयर नॉट कंस्ट्रक्टेड अंटिल द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ उसमें डिजिटल कंप्यूटर का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। कैलकुलेटिंग इंजन्स विथ मैकेनिकल रिलेज वेयर बिल्ट एट दैट टाइम। उस वक्त कैलकुलेटिंग इंजन और मैकेनिकल रिलेज उसमें यूज होता था। और द मैकेनिकल रिलेज आर वेरी स्लो। बाद में उसको रिप्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब के थ्रू, ठीक है। बट दीज मशीन्स आर एनॉर्मस बट वेयर स्टिल वेरी स्लो। मतलब उस वक्त ये बहुत सारे यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब, लेकिन फिर भी वो स्लो था उस वक्त। दीज अर्ली कंप्यूटर्स वर डिजाइन बिल्ट एंड मेंटेन बाई सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ पीपल लोग मिलकर, कुछ ग्रुप जो थे वो उसको डिजाइन किए, बनाए और मेंटेन करने लगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वेयर आर नोन एंड देयर वर नो ऑपरेटिंग सिस्टम। उस वक्त कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। सो ऑल द प्रोग्रामिंग वाज डन इन मशीन लैंग्वेज। और जो भी प्रोग्रामिंग होता था वो मशीन लैंग्वेज में होता था। और ऑल द प्रॉब्लम वर सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। उस वक्त सिंपल एक कैलकुलेशन ही हम लोग कर पाते थे, जो 45 से 55 का दौर था। 50 में देखिए हमने वहाँ लिखा है पंच कार्ड वर इंट्रोड्यूस। उस वक्त पंच कार्ड आया और वो कंप्यूटर सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का काम किया, ठीक है। प्लग बोर्ड के ना यूज करके उस वक्त ये पंच कार्ड में सारे वहाँ रीड और राइट हम लोग वहाँ डेटा को राइट और रीड कर सके। तो उस वक्त था ये फर्स्ट जनरेशन। देन सेकेंड जनरेशन 55 से 65। उस वक्त ट्रांजिस्टर और बैच सिस्टम का इन्वेंट हुआ। ट्रांजिस्टर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कुड बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड टू पेइंग कस्टमर्स, ठीक है। दीज मशीन्स वेयर नोन एज मेन फ्रेम। उस वक्त देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर उसमें डेवलप हुआ और ये एयर कंडीशन कंप्यूटर में कहा गया कि इसको स्टाफ के साथ में ऑपरेट करना है। द बैच सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द वेस्टेड टाइम इन द कंप्यूटर। फिर बैच सिस्टम के लिए रूप में काम करने लगा लोग, ताकि वो टाइमिंग का वेस्टिंग ना हो सके। ए ट्रे फुल ऑफ जॉब, कई सारे जॉब को पहले ले लिया गया और फिर उसको यूज किया गया।
इसलिए उसको बैच सिस्टम बोला गया। आफ्टर द होल बैच वाज डन द इनपुट एंड आउटपुट टेप्स आर रिमूव एंड द आउटपुट टेप वाज प्रिंटेड। मतलब एक बार सब इनपुट लेके फिर उसको आउटपुट में उसको शोर किया गया और तब उसको प्रिंट किया गया। तो इसलिए इस जो जनरेशन था उसको ट्रांजिस्टर एंड बैच सिस्टम कहा गया। थर्ड इज द थर्ड जनरेशन 65 to 80। ये जो था थोड़ा सा लंबा दौर था, 65 से स्टार्ट हुआ और 80 तक ये चला। इससे देखिए आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का दौर था, ठीक है। 60 तक जो है देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल कंप्यूटर। मतलब 60 तक 2 तरह का कंप्यूटर था, साइंटिफिक और कॉमर्शियल कंप्यूटर। वो IBM उस जो सिस्टम 360 उसने वही इन्वेंट किया। वो क्या यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड प्रोवाइडेड ए मेजर प्राइस एंड परफॉर्मेंस एडवांटेज ओवर द सेकंड जनरेशन सिस्टम। मतलब सेकंड जनरेशन में जो यूज होता था उसको एडवांटेज से ज़्यादा मिला, इसमें थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा था इसका। द थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो इंट्रोड्यूस मल्टी प्रोग्रामिंग, और यही थर्ड जनरेशन जो है मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किया। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स वाज नॉट आइडल वाइल ए जॉब। मतलब जैसे अगर एक जॉब हमने दे दिया तो वो प्रोसेसर को वेट नहीं करना था, मतलब वो तुरंत शेड्यूलिंग के थ्रू वो प्रोसेसर अपना काम वो अपना कर रहा था ताकि वो टाइम उसको वेस्टिंग ना हो। मतलब उसको जॉब दे दिया गया, वो अपना वर्क करते चल रहा है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग इसलिए कहलाया, ये थर्ड जनरेशन के दौरान हुआ। एंड लास्ट वन इज द फोर्थ जनरेशन 1980 से लेकर प्रेजेंट आज तक, जो पर्सनल कंप्यूटर के रूप में हम लोग जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स वेर इजी टू क्रिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो LSI सर्किट बोलते हैं हम लोग। देयर वेर चिप्स कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो सिलिकॉन चिप के थ्रू जो देखते हैं यूज हम लोग करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वेयर मच चीपर दैन मिनी कंप्यूटर, और ये सस्ता हो गया मिनी कंप्यूटर के मुकाबला। दैट मेड इट पॉसिबल फॉर ए सिंगल इंडिविजुअल टू ओन वन ऑफ देम, और आसानी से कोई भी इसको इंडिविजुअली इसको आसानी से लोग खरीद के रख सका और यूज कर सका। द एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेटवर्क, और जब से पर्सनल कंप्यूटर आया तब से नेटवर्क का काफ़ी ग्रोथ हुआ, नेटवर्क के थ्रू कई सारे कंप्यूटर यूज होने लगा। दिस क्रिएटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी वक्त ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रचलन चला। द यूजर्स वेयर अवेयर ऑफ नेटवर्क, यूजर्स जानने लगे कि नेटवर्क के थ्रू कैसे काम करना है, और रिमोट मशीन फाइल को एक फाइल दूसरे फाइल में कैसे ट्रांसफ़र करना है, कॉपी करना है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कई सारे कंप्यूटर हम लोग हैंडल कर नहीं सके। तो ये जो जनरेशन जो आज तक चल रहा है, तो ये फोर्थ जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया था। तो ये जो आपका जो टॉपिक था जो लास्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, तो ये सिस्टम जनरेशन के थ्रू ये कंप्लीट हुआ आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।